अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान के साथ हालिया कशीदगी में नाकामी के बाद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी शहर शहर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ भड़ास निकाल रहे हैं। पाकिस्तान को मुसलसल धमकियां लगाकर 4 रोजा कशीदगी में भारत की कामयाबियों के दावे कर रहे हैं, मगर ना भारत के अंदर मोदी के इन दावों को कोई पजीराई मिल रही है और ना ही दुनिया इन दावों को संजीदा ले रही है। बल्कि 10 मई से लेकर आज तक सिर्फ एक ही सवाल भारत का पीछा कर रहा है। पूरी दुनिया मुसलसल भारत से सवाल कर रही है कि बताएं पाकिस्तान ने आपके कितने तैयारे मार गिराए। और सिर्फ दुनिया ही नहीं, भारत के अंदर भी ऑपरेशन सिंदूर की अफादियत, सिफारती शिकस्त और तैयारों की तबाही पर सवालात किए जा रहे हैं। और 10 मई के बाद से भारत के अंदर अपनी नाकामियों के एतराफात का जो सिलसिला शुरू हुआ था, आज उसमें बहुत अहम पेशरफ सामने आई है, क्योंकि आज भारत के सीनियर तरीन फौजी जनरल, भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी पाकिस्तान की जानिब से भारतीय लड़ाका तैयारे गिराए जाने का एतराफ कर लिया है। भारत के 4 स्टार जनरल अनिल चौहान का यह एतराफ सिंगापुर में बैनुल अक़वामी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में सामने आया है। उनका यह एतराफ इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पहले मुतअद्दिद भारतीय सहाफ़ी, दिफाई तज्ज़ियाकार और अपोजिशन जमातों के रहनुमा भारतीय तैयारे गिरने का एतराफ कर चुके हैं। भारतीय फ़िज़ाइया के डीजी एयर ऑपरेशन AK भारती ने भी भारतीय तैयारे गिरने का बिलावास्ता एतराफ किया था, मगर यह पहली बार है कि भारत के अस्करी क़यादत की जानिब से भारतीय तैयारों की तबाही का वाज़ेह एतराफ किया गया है। आज ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स को दिए गए इंटरव्यू में जनरल अनिल चौहान से कि आप तस्दीक कर सकते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से भारत का एक या एक से ज्यादा तैयारे गिराए गए, जिसमें जनरल अनिल चौहान ने गिरने वाले तैयारों की तादाद बताने से इनकार करते हुए कहा कि भारतीय तैयारे गिरना ज्यादा अहम नहीं, ज्यादा अहम बात यह है कि तैयारे क्यों गिरे। साफी ने फिर सवाल किया कि यानी कम अज कम एक तैयारा गिराया गया है, जिस पर जनरल अनिल चौहान ने कहा कि अच्छी बात यह है कि हमने तकनीकी गलतियों की निशानदेही की और इन गलतियों को दुरुस्त किया, जिसके 2 रोज बाद हमारे तैयारे दोबारा उड़े और अहदाफ को निशाना बनाया। The incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? What is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet was downed? Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? Absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. And what did we do after that? That's more important. On 7th and the initial stages, there were losses, but the numbers, and that's not important. What was important is why did these losses occur and what did we do after that? So we rectified tactics and then went back on 7th, 8th and 10th in large numbers to hit air bases deep inside Pakistan. इसके अलावा साफी ने पूछा कि पाकिस्तान 6 तैयारे मार गिराने का दावा कर रहा है, जिसके जवाब में उन्होंने दोबारा कहा कि अहम बात यह है कि व्हाई दे वेंट डाउन, तैयारे क्यों गिरे। यानी वो खुद इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि तैयारा एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा थे। आपने देखा बैनुल अक़वामी मीडिया भारत के अस्करी क़यादत से यह सवाल नहीं कर रहा कि आपने पाकिस्तान के कितने तैयारे मार गिराए या पाकिस्तान का कितना नुकसान किया, क्योंकि दुनिया ने भारत के इन दावों को संजीदा लिया ही नहीं, बल्कि बैनुल अक़वामी मीडिया मुसलसल सिर्फ एक ही सवाल कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया को सिर्फ इसी मामले में दिलचस्पी है कि भारत के कितने तैयारे गिराए गए, जिस पर आखिरकार आज भारत की अस्करी क़यादत ने खामोशी तोड़कर तैयारे गिरने का एतराफ कर लिया है। और अहम बात यह है कि यह बयान उस वक्त सामने आया है कि जब हमने आपको कल अपने प्रोग्राम में बताया था कि फ्रांस की जानिब से भारतीय हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। फ्रांस ये जानना चाहता है कि भारत बताए कि इसके रफेल तैयारों के साथ क्या हुआ, जबकि रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि भारत मुसलसल फ्रांस को रफेल तैयारों के ऑडिट की इजाजत देने से भाग रहा है। इसलिए सूरत हाल में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के इंकशाफ की 2 ही वजूहत हो सकती हैं। पहली है कि भारतीय लड़ाका तैयारों की तबाही के सबूत इतने वाजे हैं कि बार बार इस एक सवाल को नजरअंदाज करने या इससे इनकार मुमकिन नहीं है, इसलिए अब भारत इसका वाजे एतराफ कर रहा है। या दूसरी वजह यह कि रफेल की गिरती साख को देखकर फ्रांस ने भारत पर जो दबाव बढ़ाना शुरू किया है, उसकी वजह से भारत ने लड़ाका तैयारों के गिरने का मलबा रफेल की खामी के बजाय इंसानी गलती को करार देने का फैसला किया। और इसीलिए जनरल अनिल चौहान ने इंटरव्यू में लड़ाका तैयारों की काबिलियत में कमी या खामी के बजाय कुछ तकनीकी गलतियों की बात की और कहा कि इन गलतियों को पहचानने और उन्हें दुरुस्त करने के 2 रोज बाद तैयारों ने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाना शुरू किया।
अहम बात यह कि पाकिस्तान ने 7 मई को भारत के 3 रफेल, एक Su-30, एक मिराज, एक MiG-29 और एक UAV मार गिराने की तस्दीक की है, मगर भारत की जानिब से गिराए गए तैयारों की तादाद बताने से इनकार किया जा रहा है। जिसके बाद भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने भी मोदी हुकूमत को मशवरा दिया है कि क्योंकि जनरल अनिल चौहान के एतराफ के बाद अब यह बात वाज़ेह है कि हालिया कशीदगी में भारतीय तैयारे गिराए गए हैं, इसलिए हुकूमत को भी अब इसका इनकार करना छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस रहनुमा उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि तशवीश की बात यह है कि दोनों ममालिक के तैयारे अपने हदूद में थे, फिर भी भारत के तैयारे तबाह हो गए। ये एक सोचने वाली बात है। As it appears very clearly, Rafale fighter aircraft were downed in the 4-day operations. General Anil Chauhan has confirmed that Rafale aircraft were brought down in the 4-day operation. The government of India should stop denying that. Now that the CDS himself has mentioned it, when the firing was done by the respective countries from within their international borders, and we'll still lose fighter aircraft, I think a serious reassessment of the technologies needs to be done. भारत की दूसरी सबसे बड़ी जमात जनरल अनिल चौहान के बयान को अहम एतराफ करार दे रही है। भारत में कुछ हद तक आजाद समझे जाने वाले सीनियर सहाफी राजीव सरदेसाई भी लिख रहे हैं कि क्योंकि इस एतराफ के बाद धूल काफी हद तक छट चुकी है, तो हमें अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। मगर जो गोदी मीडिया है वो इस इंकशाफ पर भी मुस्बत रिपोर्टिंग करने की कोशिश कर रहा है। सीनियर भारतीय सहाफी बरखा दत्त की एक्स पोस्ट इसकी ताज़ा मिसाल है, जिन्होंने अपनी पोस्ट में जनरल अनिल चौहान की जानिब से तैयारे गिरने का एतराफ को हाईलाइट करने के बजाय सिर्फ इस बात को अहमियत दी कि अनिल चौहान ने पाकिस्तान की जानिब से 6 तैयारे मार गिराने के दावे की तरदीद कर दी है, और यह कि भारतीय तैयारे तकनीकी गलती दूर होने के 2 रोज बाद दोबारा उड़ने लगे थे। भारतीय मीडिया की यही वो सूरत हाल है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भारतीय मीडिया का मजाक उड़ाया जा रहा है। भारत का गोदी मीडिया ये मानने को तैयार नहीं है कि 7 मई को भारत के तैयारे तबाह हुए, जबकि 11 मई को भारतीय डीजी एयर ऑपरेशन AK भारती भी तैयारे गिरने का एतराफ करते हुए कह चुके हैं कि नुकसानात जंग का हिस्सा होते हैं और वो इन नुकसानात की तफसील सिर्फ इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि इससे दुश्मन को फायदा होगा। You know, we are in a combat scenario and losses are a part of combat. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose, we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. इसके अलावा कुछ रोज पहले भारत के सीनियर सहाफी राजीव सरदेसाई ने भी राफेल तैयारे गिरने का एतराफ किया था, और 2 रोज पहले भारतीय रियासत तेलंगाना के वजीर आला ने भी कहा था कि नरेंद्र मोदी जो राफेल तैयारे लाए थे वो पाकिस्तान ने तबाह कर दिए। नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि कितने राफेल तैयारे मार गिराए गए। जबकि कल भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और भारतीय पार्लियामेंट के सीनियर रुकन सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एतराफ किया था कि हालिया कशीदगी में पाकिस्तान ने भारतीय फजाइये के 5 तैयारे मार गिराए। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। 5 पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। चाइना ने जो हवाई जहाज दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज थी, और जो फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे, और उनके जो हवाई जहाज है उन्होंने 5 को गिराया था। यानी भारत में अब हर तरफ से तैयारे गिरने की तस्दीक की जा रही है। ताहम भारतीय एयर चीफ ने तो अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं की है, मगर 2 रोज पहले एक तकरीब में उनकी जानिब से भारत में तैयारे तैयार करने वाली कंपनियों पर जिस तरह गुस्से का इजहार किया गया वो बहुत कुछ बता रहा है। भारतीय एयर चीफ ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि सारी टाइमलाइंस का जनाजा निकल चुका है, कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट कभी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। हम पहले मुआयदा कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि बाद में देखेंगे कि क्या करना है। Timelines is a big issue. That is where that Vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved?
while signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just signed the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है. और ये पहली बार नहीं कि भारतीय एयर चीफ भारतीय फिजाइया की ऑपरेशन तैयारियों को लेकर अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे थे, बल्कि वो इससे पहले भी मुतअद्दिद बार तेजस लड़ाका तैयारे बनाने वाली सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से अपनी नाराजगी का इजहार करते रहे, जिसने अभी तक भारतीय फिजाइया को मुआहदे के बावजूद एक भी स्क्वाड्रन तैयार करके नहीं दिया है। और इसी वजह से भारत ने 2019 में पाकिस्तानी फिजाइया से शिकस्त के बाद फ्रांस से फौरी 36 रफेल तैयारे दरामद करने का फैसला किया था, मगर हालिया कशीदगी में भारत की नाअहली की वजह से रफेल तैयारों की साख पर भी सवालात उठने लगे, जिसकी वजह से फ्रांस में भी बेचैनी बढ़ गई। भारतीय न्यूज वेबसाइट दी वायर के मुताबिक पहली बार फ्रांस की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने कहा है कि वो हालिया कशीदगी के दौरान फ्रांसीसी तैयारे के हालात को बेहतर तौर पर समझने के लिए भारतीय हुकूमत के साथ राब्ते में है। मंगल को जारी बयान में फ्रांसीसी वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा कि रफेल का मसला हमारे लिए बुनियादी अहमियत का हामिल है। हम ये समझना चाहते हैं कि रफेल तैयारों के साथ क्या हुआ है। इसके अलावा 3 रोज पहले अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट में भी एक मजमून शाया हुआ था, जिसमें कहा गया था कि रफेल तैयारों के मामले पर भारत और फ्रांस एक दूसरे के गले पड़ गए, क्योंकि हालिया तनाज़े के इब्तदाई मराइल में न सिर्फ रफेल्स की गैर मुतासिर को नुमाइश दुनिया के लिए धचके का बायस बनी है, बल्कि फ्रांसीसी दिफाई ठेकेदारों के दूसरे क्लाइंट्स भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के साथ हालिया कशीदगी के इब्तदाई मरहले में कम से कम एक रफेल तैयारे के नुकसान के बाद कुछ लोगों का ख्याल है कि इसमें रफेल का कोई मसला नहीं था, बल्कि भारतीय फिजाइया के पायलट की नाकिस तरबियत और कई सालों के दौरान मेंटेनेंस के कमजोर मेयार इस नाकामी के जिम्मेदार हैं। बहरहाल, जहां एक तरफ भारत को जंगी महाज पर इस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, वहीं सिफारती महाज पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान भारतीय हुकूमत के दावों को मुसलसल झूठा साबित कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत का दावा है कि पाक भारत जंग बंदी में अमरीका का कोई किरदार नहीं था और अमरीकी सदर ने भारत को तिजारत बंद करने की कोई धमकी नहीं दी, मगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात एक बार फिर अपना वही मौक़िफ़ दोहराया दिया जो 10 मई के बाद वो दर्जन से ज़ायद बार दोहरा चुके हैं। Pakistan representatives are coming in next week, and India, as you know, we're very close to making a deal with India. We're dealing with India, we're dealing with Pakistan, and we were able to stop potentially a nuclear war through trade. We stopped India and Pakistan from fighting. I believe that could have turned out into a nuclear disaster. And I want to thank the leaders of India, the leaders of Pakistan, and I want to thank my people also. We talk trade. And we said we can't trade with people that are shooting at each other and potentially using nuclear weapons. And they're great leaders in those countries, and they understood and they agreed, and that all stopped. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत को जंगबंदी से रोका, पाक भारत कशीदगी जौहरी तबाही का बायस बन सकती थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी हुकाम टैरिफ डील के लिए अमेरिका आ रहे हैं। यानी एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप जंगबंदी में अपना किरदार बताकर भारत को मुसलसल झूठा साबित कर रहे हैं और पाकिस्तानी रहनुमाओं की मुसलसल तारीफ करके भारत के जख्मों पर मजीद नमक छिड़क रहे हैं, जिस पर भारत की ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने एक बार फिर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेकर सवाल किया है कि मोदी जवाब दे कि क्या अमेरिका ने भारत को तिजारत बंद करने की धमकी देकर जंगबंदी पर मजबूर किया था। हम तो कांग्रेस को बार बार सवाल पूछ रही है, साहब क्या पहलगाम के 4-5 आतंकी पकड़े गए? पुलवामा में RDX कौन लाया? किन शर्तों पर सीजफायर हुआ? किसके दबाव में सीजफायर किया गया? क्या पहलगाम की विधवाओं के सिंदूर के साथ न्याय हुआ या नहीं? कांग्रेस मोदी हुकूमत से पहलगाम वाकये से लेकर जंगबंदी पर सवाल कर रही है, मगर मोदी इन सवालों का जवाब देने के बजाय कामयाबी के झूठे दावे करके ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन वोट बैंक में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जिस तरह अब भारत के हर कोने से भारतीय तैयारों की तबाही की गवाहियां सामने आ रही हैं, इसके बाद नरेंद्र मोदी के ये दावे और पाकिस्तान के खिलाफ भड़के खुद एक मजाक बनकर रह गई हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 जून को अहम समाअत होने जा रही है। और इस समाअत को लेकर शुरू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमाओं ने इमरान खान की रिहाई के दावे भी किए थे, मगर अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस समाअत से ज्यादा पुरुमीद नहीं है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का एक्स अकाउंट कुछ अरसे की खामोशी के बाद एक बार फिर एक्टिव हो गया है और वो एस्टैब्लिशमेंट पर सख्त अल्फाज में तनकीद कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर रियासती पॉलिसी में भी कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी मुश्किलात में इजाफा होता नजर आ रहा है, जिसकी एक मिसाल
कल भी देखने में आई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA अब्दुल लतीफ समेत 11 कारकुनों को 9 मई के केस में 15 साल कैद तक की सजा सुनाई गई है। यानी पिछले कुछ दिनों में हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी तलखियां बढ़ती नजर आ रही हैं और आज अडियाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की इमरान खान से मुलाकात के बाद बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदलिया और एग्जीक्यूटिव समेत कहीं से भी रिलीफ मिलने की उम्मीद नहीं है, इसलिए अब एहतजाज के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। हमें इतना दीवार के साथ लगा दिया गया है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई अब हम और कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अब सड़कों पे आएँ, गलियों में आएँ और जगह जगह हम एहतजाज करें पूरे पाकिस्तान में। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं उसको लीड करूँगा यहाँ से जेल से एज चेयरमैन, मैं डील करूँगा उसके साथ और ये जो जितनी कार्रवाई और मूवमेंट है वो अब मेरी डायरेक्शन के नीचे होगी। इसका मतलब है अमल क्या करना है, उन्होंने कहा मुझे कहा है कि उसका मैं प्लान बना के उनको बताऊं, जो मेरी अगली मीटिंग में मैं उनको बताऊंगा। इतनी सीरियसनेस मैंने नहीं देखी जो अब ये मूवमेंट में आने लगी है। पहले की चीज़ें आप भूल जाएंगे। इस दफ़ा कोई प्रोग्राम है लॉन्ग मार्च की सूरत में? नहीं, इस्लामाबाद वाला वो जो डी चौक वाला ऑप्शन थी वो खान साहब ने रूल आउट कर दी। बैरिस्टर अली जफर के मुताबिक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि PTI को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मुल्क भर में एहतजाज करेगी और बानी PTI खुद जेल से इसकी क़यादत करेंगे। अहम बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान किया है, लेकिन पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने एक बार फिर मखसूस लोगों की बानी PTI तक रसाई और मुलाकातों पर सवाल उठा दिया है। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि इमरान खान को पता है कि किन सेलेक्टिव लोगों को उनसे मुलाकात के लिए भेजा जाता है और उसका मकसद क्या होता है। ऐसा करने से मंसूबा साज इमरान खान की जहन साजी नहीं कर सकते। खान साहब खुद समझते हैं, पिछली जो मेरी उनसे मुलाकात आखिरी हुई थी उन्होंने कहा था मैं बिल्कुल बखूबी जानता हूं कि किसको क्यों आने दिया जाता है और किसको कब नहीं आने दिया जाता, तो वो बिल्कुल इन चीज़ों को समझते हैं। तो ये जो समझते हैं मंसूबा साज के वो खान साहब की कोई जहन साजी कर लेंगे, कोई उन तक मालूमात एक ख़ास पैराए में पहुँचाएँगे जिससे कुछ फैसले ले लेंगे, तो ये बेवकूफ़ी है। खान साहब हर एक को समझते हैं कौन कहाँ खड़ा है, किसकी पार्टी के साथ किस नौयत की वाबस्तगी है और कौन क्या चाहता है। इमरान खान से मुलाकातों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के दरमियान फिर इख्तलाफात देखे जा रहे हैं। दूसरी तरफ कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है, जिसे इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और इलेक्शन कमीशन 4 जून को इस रेफरेंस पर अब समाअत करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने उमर अयूब के खिलाफ ये रेफरेंस हरीपुर में उनसे हारने वाले नून लीग के उम्मीदवार बाबर नवाज की शिकायत पर अरसाल किया है, जिन्होंने स्पीकर को दरख्वास्त अरसाल की थी कि उमर अयूब धांधली से इलेक्शन जीते हैं। अहम बात यह कि नून लीग के उम्मीदवार बाबर नवाज ने इंतखाबी धांधली पर पिछले साल मई में इलेक्शन कमीशन में पिटीशन दायर की थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब को नोटिस जारी किया था, लेकिन उमर अयूब मिशन के इस इक़दाम के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया था और मौक़िफ़ अपनाया था कि बाबर नवाज ने कानून में दी गई मोहलत के 3 हफ्ते बाद पिटीशन दायर की है, जिस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उमर अयूब की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया था, मगर इस साल 18 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस पर स्टे ऑर्डर खारिज करते हुए इलेक्शन कमीशन को दोनों फरीकैन को सुनकर कार्रवाई आगे बढ़ाने का हुक्म दिया था, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन जहां 4 जून को उमर अयूब के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली के रेफरेंस पर समाअत करेगा, वहीं 4 जून को ही इलेक्शन कमीशन बाबर नवाज की पिटीशन पर भी कार्रवाई का आगाज करेगा, जिसके लिए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब देखना होगा कि कमीशन 4 जून को इस रेफरेंस और इस पिटीशन पर क्या कार्रवाई करता है। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने। सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज अली जफर साहब ने इमरान खान से मुलाकात के बाद बताया है कि इमरान खान ने दोबारा ये कहा है कि उनको कोई उम्मीद नहीं है इंसाफ की, ना तो अदलिया से ना एग्जीक्यूटिव से किसी रिलीफ की उम्मीद है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज का रास्ता अपनाना होगा, जिसके लिए उन्होंने कहा कि मुल्क गिर एहतजाज होगा। क्या तहरीक इंसाफ समझती है कि ये वाहिद रास्ता है अगर इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास? कि देखिए, मज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि निज़ाम बिल्कुल अंधा भी हो गया है, बहरा भी हो गया है, किसी किस्म के कानूनी दलाइल को सुनने को तैयार नहीं है। शराफत का जो मयार है हमारी तहजीब का, तमद्दुन का, उससे भी ये निज़ाम मुंह मोड़ बैठा है। तो अब क्या रास्ता है? 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदालतों की हालत है वो हमारे सामने है।
उससे पहले जो इलेक्शन के साथ हुआ, आवाम की आवाज़ को जैसे सल्ब किया गया, आवाम की हकारत की गई, वो आपके सामने है। तो इसके बाद अब क्या रास्ता है पाकिस्तान के लोगों के पास, आप मुझे बताइए। मैं इस पर आता हूं दोबारा एहतजाज वाले मामले पे, लेकिन 5 तारीख को जो सेंटेंस सस्पेंशन की समाअत है वो लगी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और पिछले हफ्ते बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा था कि ईद से पहले इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकती है। आपको लगता है कि 5 तारीख को जो समाअत है उसमें बुशरा बीबी या इमरान खान की रिहाई के कोई इम्कानात हैं? देखिए, कानूनी इम्कानात तो है ना, कानूनी तौर पे तो ये मुकदमे कुछ भी नहीं है, ये सजा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम अब कानून और आइन की बात तो नहीं कर रहे ना। जो कुछ हमने देखा है पिछले 2.5-3 साल में इस मुल्क में, वो कोई कानून और आइन तो नहीं था। तो देखेंगे 5 तारीख को क्या होता है। होने को तो ये हो सकता है, लेकिन क्या उस दिन वाकई कानून और आइन के मुताबिक कोई मामला होगा, मैं नहीं कह सकता। जिस तरह अदालती निज़ाम चल रहा है इस वक्त, आपको लगता है कि उम्मीद कमी है? उम्मीद तो बिल्कुल कोई नहीं रखनी चाहिए, बहुत बेवकूफ़ी होगी अगर कोई उम्मीद रखे। लेकिन बहरहाल मंसूबा साज जो हैं फैसले करते हैं, कभी उनके मंसूबों में एक तरफ बात निकल जाती है, कभी दूसरी जानिब निकल जाती है। हम अदालतों से ताल्लुक़ रखते हैं, मामला करते हैं, जाते हैं, बहस करते हैं, वो सब कुछ तो हम करते हैं क्योंकि ये फ़र्ज़ है। ये नहीं करेंगे तो क्या करें हम। बाकी मामला जो सड़कों का है, मैदानों का है, वो पाकिस्तान के अवाम के हाथ में है, वो फैसला करेंगे। हम बहरहाल अदालतों में जाते रहेंगे और कानून और आइन के मुताबिक इस्तदा करते रहेंगे। लेकिन अगर एहतजाज के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है तो ये भी ऑप्शन पहले आजमाया जा चुका है। एक तो 26 नवंबर का एहतजाज था जो डी चौक तक पहुंचा। इसके अलावा भी मुतादिद बार इमरान खान कह चुके हैं कि अपने एरियाज में निकल के आप एहतजाज करें, वो तो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुआ। यहाँ तो चले, हमने देखा कि 25-30 हज़ार या शायद इससे ज़्यादा लोग पहुंच गए, लेकिन जब भी ये कहा जाता है अपने शहरों में निकलें, एहतजाज करें, तो हमने देखा है कि मुसलसल अमल है ना, कोई नहीं निकलता। ये एक मुसलसल अमल है, किस दिन कहाँ क्या हो, किस नौयत का एहतजाज हो, इसको आप पहले से नहीं कोई तहरीरन बता सकते कि यूं होगा और इसका ये नतीजा होगा। कौमें करती हैं एहतजाज, दुनिया की हर कौम के बड़े फैसले सड़कों मैदानों ही में हुए हैं, और वो ज़रूरी नहीं होता कि एक बटन दबाएं और उस दिन एहतजाज हो जो फैसला कुन हो। ये एक मुसलसल अमल है। सही। और ये भी कहा जा रहा है, तज्जिए हो रहे हैं कि देखें इंडिया से जंग से पहले के मामलात मुख्तलिफ थे, अब मुख्तलिफ हो गए क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की फौज की बहरहाल उनका इमेज बेहतर हुआ है। तो आपको लगता है कि इससे ज्यादा आपका जो केस है कमजोर हो जाएगा जब आप सड़कों पर निकलेंगे? मेरा नहीं ख्याल। देखिए, ये चाहे मगोइयाँ हैं, ये सब बातें हैं, जुमले हैं जो हवा में इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं। क्या होगा, तारीख क्या रुख लेगी, हम देखेंगे। हमने बहरहाल हक की बात करनी है, इंसाफ की बात करनी है, करते चले जानी है। ये तो नहीं ना कि हम रुक जाएंगे, हम कहेंगे नहीं अब हम झूठ का साथ देंगे, फरेब का साथ देंगे, इलेक्शन लूट लिया तो खैर है अब हम बात नहीं करेंगे। ये तो नहीं होगा। जो आप पर मुझ पर फर्ज है सच कहना, वो हम कहते रहेंगे। सही। सलमान साहब, आपने कहा कि और क्या ऑप्शन हो सकता है हमारे पास? एक ऑप्शन हमेशा जिसका जिक्र किया जाता है वो है बातचीत का ऑप्शन, और अभी अलीमा खान साहबा ने जो एक स्टेटमेंट दिया था कि आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं इमरान खान से, अगर वो कौमी मफाद में होगा तो वो भी हम करने के लिए तैयार है। बातचीत के कोई दरवाजे खुले हुए हैं? क्योंकि ये स्टोरी भी आई थी कि अमेरिकन डॉक्टर्स और बिजनेसमैन भी पाकिस्तान में हैं, वो मिलना चाहते हैं, लेकिन अब तक मुलाकात नहीं हुई है उनकी इमरान खान से। देखिए, खान साहब ने तो बारहा कहा है कि हम बिल्कुल बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन उसूल पे ये नहीं होगा कि हम कहें आपने इलेक्शन लूटा तो चलो मट्टी पाओ खैर है, हम चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। आप हकायक को माने, आप जो गलतियां आपने की हैं उनको माने, हमसे गुफ्तगू करें, उसके बाद आगे बढ़ें, आइन और कानून के मुताबिक शफाफियत की जानिब बढ़ें। इस मुल्क में जो फरेब का निज़ाम है उसको ख़त्म करें, सही इलेक्शन होने दें। ये बातचीत तो हो सकती है। ये बातचीत नहीं हो सकती कि आपने एक जुर्म किया, एक डाका डाला, एक हमला किया, हम के बस ठीक है खैर है मट्टी डालो हम आगे बढ़ते हैं। यूँ नहीं होगा। अच्छा, अब इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से तो ये पोस्ट हो चुका है, लेकिन हमने तो ये स्टोरी कुछ महीने पहले की थी कि एक ऑफर इमरान खान साहब के सामने ये थी कि अगर आप खामोश हो जाएं, यानी कि 3-4 साल तक इस हुकूमत को चलने दें, अर्ली इलेक्शंस पे बात हो सकती है। मैं सवाल मुकम्मल कर लूं तो इसका जवाब दीजिएगा। फिर ये ऑफर उनके सामने थी कि आप 4 साल बाद इलेक्शन हो सकते हैं, अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन तब तक इस हुकूमत को आप चलने दें, इसके लिए कोई गारंटर आ जाए। ये पेशकश क्या इमरान खान साहब को बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है? बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप झूठ का साथ दीजिए, अपने आप को रहमो करम पे छोड़ दीजिए। उनके जिन्होंने पहले डाका डाला इलेक्शन पर, 4 साल बाद वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, इसका कौन गारंटर है। हम सच बात करेंगे। खान साहब बिल्कुल वाजे हैं कि उसूल से हमने नहीं हटना,
हमने वो मुफाहमत नहीं करनी जो उसूल पर मबनी नहीं है। ये नहीं कहना कि इलेक्शन लूटा गया और ये ठीक है, इसको अब आप चलाएं 4 साल इस झूठ के निज़ाम को। वो झूठ को झूठ ही कहेंगे और 4 साल तक झूठ कहते रहेंगे। सही, लेकिन बाज लोगों की ये राय है कि इमरान खान अगर जेल में रहेंगे पार्टी भी कमजोर होगी। पार्टी अभी भी हम देख रहे हैं कि जो तंजीम है वो कोई यूनाइटेड नहीं नजर आ रही। बहुत सारे बयान आप लोगों के एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, तो अगर इमरान खान बाहर आ जाएंगे तो बेहतर सियासी स्ट्रेटजी वो बना सकेंगे। ये बाज लोगों की राय है, आप इससे इत्तेफाक नहीं करते या इमरान खान इससे इत्तेफाक नहीं करते? नहीं करते। देखिए वो क्यों है इमरान खान, क्यों है वो पाकिस्तान की तारीख के कायद आज़म के बाद सबसे बड़े लीडर? उसकी वजह ये है कि वो उसूल पर खड़े हैं, वो नहीं खामोश होते, वो नहीं अपना बयानिया बदलते। अगर ऐसा उन्होंने करना होता तो वो कहीं सुरूर पैलेस में बैठे होते, कहीं लंदन बैठे होते बहुत पहले। वो इमरान खान हैं, वो और कोई नहीं है। उन्हें अपनी तारीखी हैसियत का इल्म है, वो जानते हैं कि उसूल की बात करना कितना मुश्किल है, और वो ये जानते हैं कि उसूल की बात आज पाकिस्तान में सिर्फ वही कर पा रहे हैं। लेकिन अगर इस असूल की बात करते करते वो 4-5 साल जेल में रहेंगे, जैसे अभी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि 2-3 साल तक तो वो जेल में रहेंगे, तो अगर ऐसा होता है तो क्या फायदा होगा फिर उनको या उनकी जमात को या सिस्टम को? देखें ये चीजें, ये बात आप नेल्सन मंडेला को बताते रहा कि भाई तुम 27 साल जेल में रहोगे, मान जाओ, निकल जाओ, पतली गली है, ये चोर दरवाजा है। कुछ शख्सियात होती हैं तारीख की जो आपकी और मेरी तरह नहीं सोचती, उनकी नज़र तारीख के धारे पे होती है। लोग समझते हैं ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की समझ महदूद होती है। खान साहब इससे आगे बढ़ चुके हैं, वो अपनी ज़ात से, अपनी हुकूमत से, इन चीज़ों से आगे हैं। वो ये नहीं सोच रहे, वो पाकिस्तान में सच का बोलबाला करने का सोच रहे हैं। ये चीज़ें लोगों की समझ में नहीं आती क्योंकि लोग इमरान खान नहीं हैं। सही, तो आपकी इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए आप समझते हैं कि अनकरीब या बहुत जल्द इमरान खान बाहर आ सकेंगे या उनको कुछ अरसा रहना पड़ेगा जेल में मजीद? मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं समझता हूँ ये मशीयत के फैसले होते हैं, ये कौमों के फैसले होते हैं। कब क्या फैसला हो जाए आप और मैं नहीं कह सकते। इमरान खान ने ये फैसला कर लिया है कि वो उसूली मौक़िफ़ पर डटे रहेंगे, ये मैं आपको बता सकता हूँ। अच्छा, आज आपने ये भी कहा कि इमरान खान को बखूबी पता है कि जो लोग उनसे मिलने आते हैं, किस वक्त कौन मिलने आता है, किस वक्त कौन नहीं मिलने दिया जाता है, किसको, ये सब उनको पता है, और कौन क्या पैगाम लेकर आता है कोई उनकी जहन साजी नहीं कर सकता। इससे पहले आपने ये भी कहा था जो मंजूर नज़र लोग हैं सिर्फ उनकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन उसके बाद आप भी मिले, अलीमा खान साहिबा भी मिलती हैं अब। तो क्या ये क्या स्ट्रेटजी आपको लगती है, इमरान खान साहब को लगती है कि क्या हो रहा है कि मखसूस लोगों को एक इमरान खान साहब को बिल्कुल पता है। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई पिछले हफ्ते, वो हंस रहे थे। उन्होंने खुद कहा कि मुझे पता है तुम्हें 2 महीने क्यों नहीं उन्होंने मिलने दिया मुझसे, वगैरह वगैरह, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। देखिए जाहिर है पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हैं, मुख्तलिफ जाविये हैं, तो ये मनसूबा साज एक बचकाना सी हरकत करते रहते हैं। 2 महीने इसको पीछे कर दो, फलां को आगे कर दो। शायद खान साहब इस तरफ अब सोचना शुरू हो जाएं, यूं उनकी गुफ्तगू बदल जाए, तो ये कोशिश करते रहते हैं मनसूबा साज। लेकिन एक फर्क तो पड़ता है ना सलमान साहब, जो मैसेज आता है बाहर जो आपके सपोर्टर्स वोटर्स को, वो तो बड़ा कंफ्यूज लगता है। और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इमरान खान साहब मुख्तलिफ रहनुमाओं से मिलकर मुख्तलिफ बातें करते हैं इसलिए वो पैगाम मुख्तलिफ बाहर आते हैं, या जो लोग जाते हैं वो अपनी मर्जी की बात आगे करते हैं? हो क्या रहा है एक्चुअली? नहीं, इमरान खान कोई कंफ्यूज बात नहीं करते, वो ठीक बात करते हैं, और जो वो बात करते हैं वो बिल्कुल मुस्तकिल यही है कि मैं उसूल से पीछे नहीं हटूंगा। ये उनका एक बुनियादी मौक़िफ़ है, इस पे वो कायम रहते हैं। लेकिन जब अलीमा खान साहिबा, उनकी बहन है और हमेशा उनसे मिलने जाती है, बात करती है, वो आके बाहर ये कहते हैं कि अब हम गिव एंड टेक के लिए भी तैयार है, बताइए आप। नहीं, वो गलत समझा गया है। नहीं, देखिए वो ऐसे नहीं है। नहीं, वो उन्होंने वजाहत कर दी है। वो उनका जुमला जो है वो एक गलत सियाक़ो सबाक में समझा गया। कभी खान साहब ने ये नहीं कहा था कि हम किसी उसूल पे कोई जो है निगोशिएट करने को तैयार हैं कि ठीक है हम इस उसूल को छोड़ देते हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। सही, तो अदलिया से आपकी उम्मीद अब नहीं है, और आपने कहा कि हम जो है बातचीत करना चाहते कौमी मफाद में, उसके भी इम्कान नहीं नजर आ रहे। तो जो स्ट्रैटेजी इस वक्त पीटीआई की नजर आ रही है वो यही है कि हम मुसलसल एक एहतजाजी तहरीक चलाते रहेंगे जिससे शायद आहिस्ता आहिस्ता जाके कोई फर्क पड़े। ये स्ट्रैटेजी मुझे समझ आई आपकी बात से। नहीं, देखिए हम बिल्कुल बातचीत करना चाहते हैं उसूल पे। हम कहना चाहते हैं कि आप यकीन दिलाइए कि इस मुल्क में इलेक्शन शफाफ होंगे, आप यकीन दिलाइए कि इस मुल्क में अदलिया आज़ाद होगी। इसके लिए तो हम बात कर सकते हैं, हम बैठ सकते हैं कि चलो ये है तरीका कार, ये है रास्ता जिसके ज़रिए हम शफाफियत की जानिब जाएंगे, आज़ाद अदलिया की जानिब जाएंगे, शराफत की बहाली होगी, चादर चार दीवारी का तकद्दुस होगा। ये तमाम गुफ्तगू हो सकती है और हम करना चाहते हैं ये गुफ्तगू। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ सड़कों या मैदानों या किसी और जगह हो। अगर मेज पे बैठ के ये गुफ्तगू हो, लाया अमल बन जाए तो इससे बेहतर कोई बात नहीं है।
लेकिन अगर ये कहा जाए कि बस खामोश हो जाओ 4 साल, उसके बाद देखेंगे क्या करना है और दोबारा इलेक्शन पे ऐसे ही हमला करेंगे, तो इसके लिए हम तैयार लेकिन अहम सवाल ये कि दूसरी साइड पे एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त आपसे क्यों बात करना चाहेगी? थोड़ा तवील सवाल है मेरा, इसके बाद जवाब दीजिएगा, क्योंकि देखें 8 फरवरी के बाद आपको उम्मीद थी कि बड़ा हल्का मैंडेट है, ये हुकूमत चल नहीं सकेगी। ये भी कहा गया, सोचा गया कि मईशत कमजोर है, मईशत भी बेहतर हो गई, हुकूमत भी 1 साल से चल रही है। ट्रंप से कई लोगों ने उम्मीदें लगाई आपकी पार्टी में कि वो आएंगे तो शायद कोई मैसेज कर देंगे या कोई ट्वीट कर देंगे जिससे इमरान खान की रिहाई होगी, और फिर इंडिया वाला मामला भी हो गया, पाकिस्तान को उसमें कामयाबी हुई। तो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट क्यों बात करना चाहेगी जब उनके मुताबिक तो ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है पिछले 1 साल से? ठीक है, ये एक कोताबीन किस्म की सोच है कि हमने ये भी काबू कर लिया, दरिया पे भी कब्जा कर लिया, लोग अगवा करके 26वीं आईनी तरमीम भी कर ली, सब कुछ हो गया, सब अच्छा है, ना इस मुल्क में खून की कोई आबरू है, ना इस मुल्क में हर्फ का कोई एतबार है, और सब अच्छा है, सुकून ही सुकून है। तो अगर ये ऐसे कोई सोचता है तो सोचे। देखिए, यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हम किसी खेल में मुलव्विस नहीं है जिसमें लूडो है और हमने छलांग मार के एक खाने तक पहुंचना है। हम उसूल की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में उसूल के लिए हम खड़े हैं, ये बात हम करते रहेंगे। ये जो सोच है मुबस्सरीन की कि यूं कर लो, ये गली है, ये दरवाजा है, यहाँ से निकल जाओ, वो उन लोगों की सोच है जो एक और सतह पे सोचते हैं, जो तारीख की सतह पे नहीं सोचते, जो उसूल की सतह पे नहीं सोचते। हम लड़ते रहेंगे, उसूल के लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन सलमान साहब, आप भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल रियलिटी से वाकिफ है। ये लूडो का खेल नहीं है, लेकिन इक्तदार का खेल है। जो पार्टी इक्तदार में होती है एस्टैब्लिशमेंट से करीब होना चाहती है, जब ऑपोजिशन में होती है तो आप एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करते हैं। ये हर पार्टी पे अप्लाई करता है ना? नहीं, हम नहीं कर रहे हैं ना, यही तो आपसे गुजारिश है कि हम इक्तदार का खेल नहीं खेल रहे। अब इमरान खान नहीं खेल रहे इक्तदार का खेल, हम उसूल का खेल खेल रहे हैं। हम पाकिस्तान को बिल आखिर आज़ाद कराना चाहते हैं। 78 साल से पाकिस्तान पर कब्जा है उन ताकतों का जिनका कोई हक नहीं है कब्जा करने का। आइन और कानून की पामाली हो रही है। 78 साल हो गए हैं, चंद लम्हे आते हैं बीच में और उसके बाद फिर तारीकी छा जाती है। इसी की वजह से आपकी मईशत तरक्की नहीं करती, इसी की वजह से आपका तालीमी निज़ाम, आपकी सेहत का निज़ाम गरीब के खिलाफ है। तो ये सब कुछ गलत है। खान साहब समझ चुके हैं कि गलत है। इस खेल को खेलने का कोई फायदा नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट की पुश्तपनाही के साथ हुकूमत में आने का कोई फायदा नहीं है। हुकूमत कभी आपको नहीं मिलती, इक़्तिदार कभी आपको नहीं मिलता। वही ताकतें जो अवाम के खिलाफ हैं वो खड़ी रहती हैं। तो वो अब बात दूसरी कर रहे हैं। मुबस्सर और ये जो सो कॉल्ड बड़े चालाक जीरक लोग हैं, यूं कर लें, उनको समझ ही नहीं है कि इमरान खान किस सतह पे सोच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। पाक भारत हालिया कशीदगी के बाद जहां रिवायती जंग में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त से दो चार किया, वहीं इसके बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। और इस खदशे का इजहार वफाकी हुकूमत, वफाकी वुज़रा और सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से पहले ही किया गया था कि भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात कर सकता है। इसके अलावा दहशतगर्दी के वाकयात में जुमे को दहशतगर्दों के बलूचिस्तान के शहर सोराब में बैंक और सरकारी अफसरान के घरों पर हमलों के नतीजे में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हिदायत बुलैती जांबाग हो गए थे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक सोराब बाजार में दहशतगर्दों ने बैंक लूट लिया और मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के घर भी जलाए, जबकि जिला इंतजामिया के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने पुलिस स्टेशन पर हमला करके उसे नजर आतिश कर दिया। सोराब पर इस हमले की जिम्मेदारी कलदम तंजीम BLA ने कबूल कर ली है। आज कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सोराब में दहशतगर्दों के हमले को दिलखराश वाकया करार देते हुए कहा कि तरक्की और खुशहाली और बदअमनी इकट्ठे नहीं चल सकते। एक वाकया सोराब में पेश आया है, दिलखराश वाकया। मुझे आप बताएं कि क्या आग और पानी इकट्ठे चल सकते हैं? तरक्की और खुशहाली और बदअमनी ये इकट्ठे नहीं चल सकते। पूछना चाहता हूं कि क्या वो वजह है जिसकी वजह से अगर कोई कदिया है, कोई अगर मामला है, अगर कोई गिला है, तो वो भाइयों के साथ भाई बनकर बैठकर उसको तय करना चाहिए। जो दहशतगर्द हैं, जो कि खून के प्यासे हैं, जो कि अगयार के एजेंट हैं, मैं समझता हूं कि उनका तो रास्ता आपको रोकना चाहिए। उनके हथकंडों को आपने नाकाम बनाना है। क्या वो नकाइस हैं, क्या वो गैप्स हैं जो कि आपके मशवरे से हम उनको फिल कर सकते हैं?
जबकि सोराब में दहशतगर्दों के हमले के बाद आज कोयटा के नवाई इलाके सरा गड़गई में भी धमाका हुआ और पुलिस के मुताबिक इस धमाके के नतीजे में 2 अफराद जहां भाग और 7 अफराद जख्मी हो गए। ताहम फौरी तौर पर धमाके की नौयत सामने नहीं आई है। अहम बात यह कि रियासत को कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुल्क भर में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में भी तेजी आई है। 28 मई को बलूचिस्तान के जिला लोरालई और केच में खुफिया इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए थे, जबकि 2 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों में 7 दहशतगर्द हलाक किए गए। ISPR के मुताबिक 28 और 29 मई की दरमियानी शब शुमाली वजीरिस्तान में फितना अल खवारिज ने शमाल में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश की, जिसको नाकाम बनाते हुए जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ताहम इसी कार्रवाई में 1 लेफ्टिनेंट और 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए थे। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के जिले चित्राल में भी दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में 1 दहशतगर्द हलाक कर दिया गया था। अहम बात यह कि भारत से कशीदगी के बाद अब दहशतगर्दाना सरगर्मियां सिर्फ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद नहीं नजर आ रही, बल्कि अब इन कार्रवाइयों का दायराकार आज़ाद कश्मीर तक भी वसी होता दिखाई दे रहा है। 3 दिन पहले रावलाकोट के करीब हुसैनाबाद में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुश्तरका ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द मारे गए थे, जबकि दहशतगर्दों से मुकाबले में 2 पुलिस एहलकार शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए थे। यानी भारत से कशीदगी के बाद मुल्क में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इजाफा देखा जा रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेज भी इसका भरपूर जवाब दे रही हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।